नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488050969608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल वस्तुनिष्ठ परीक्षा की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल गिवन नंबर्स हैं और इन पर कॉल व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पेड ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ग्राम विकास वीडियो सीरीज का 4th पार्ट करेंगे। यहाँ पर ग्रामीण सामाजिक संरचना से शुरुआत करेंगे और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आप रिलेट कर सकते हैं जो हमारे ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट है, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। ठीक है, ग्राम विकास शोध का ही पार्ट है ग्रामीण सामाजिक संरचना, और इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप जानते हैं, कुछ चीज़ें यूनिक हैं, कुछ चीज़ें विशेषताएं हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहले यहाँ पर ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझ लेते हैं। ग्रामीण समुदाय, परिवार और जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक है। तो ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक क्या बताए गए हैं? परिवार और जाति। मुख्य घटक कौन सा है इसके बारे में आगे बात करेंगे और उस पर विस्तार से चर्चा भी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक और सामाजिक जीवन से जोड़ने का काम कौन करता है? ये दो चीज़ें, एक परिवार हो गया, एक जाति हो गई। तो सामाजिक संरचना को समझने के लिए आपको समाज की प्रकृति को समझना जरूरी है, जो कि काफ़ी आसान है। ठीक, आसान कैसे है कि जो समाज है वो किससे बनता है, अगर आप समझ जाएंगे तो उसकी प्रक्रिया को भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। प्रत्येक समाज व्यक्तियों, समूह, संस्थान, संघ, समुदाय जैसे भागों में बटा होता है, इतना तो सभी लोग जानते हैं। ठीक, और अगर आपके मस्तिष्क में कोई सरलतम तुलना आ रही हो, कोई एनालॉजी आप बना सके समाज से या सोसाइटी से, तो क्या बनाएंगे? ठीक, तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप सौरमंडल से रिलेट कर सकते हैं, रसायन तंत्र से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अगर हम जैविक संकल्पना से इसकी तुलना करें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जैविक संकल्पना में मूल इकाई क्या मानते हैं? कोशिका यानी कि सेल मानते हैं। ठीक, कई सारे सेल मिल करके पूरा एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना देते हैं जिसमें पूरी एक हायरार्की होती है। वैसे ही ग्राम में ग्राम समाज में बुनियादी इकाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं। जब कोशिका आपस में जुड़ती है तो एक क्या बनता है? टिश्यू बनता है, जिसको ऊतक बोलते हैं। इसी तरह जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है तो उसे हम लोग छोटा समूह बोल देते हैं। ठीक है, और अगर समूह में भी देखें, समूह में भी सबसे छोटा स्वरूप जो है वो 2 व्यक्तियों का होता है। एक व्यक्ति समूह नहीं बना सकता, कम से कम 2 व्यक्ति समूह बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में डियाड बोलते हैं। तो अगर हम कहें कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है, तो वो होगी डियाड। ठीक, बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि ऊतकों को आपस में मिलने से अंग बनता है और अंगों का जब समन्वय होता है तो एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम बनता है और पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है मानव शरीर कहलाने लगता है। मानव समाज में कोई व्यक्ति विशेष या समूह अलग थलग होकर काम नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता कि किडनी का हार्ट से कोई लेना देना ना हो, या फिर किडनी जो है अन्य किसी ऑर्गन से कोई सरोकार ना रखता हो। लोग अपना अपना काम करते हैं। हमारे शरीर की संरचना में अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और कई बार आश्रित भी हैं। तो समुदाय मिलकर समाज का सृजन करते हैं, जैसे हमारे अंग मिलकर के हमारे शरीर का सृजन या गठन करते हैं। सामाजिक संरचना क्या है? तो सोशोलॉजिस्ट की डेफिनेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। सामाजिक संरचना का प्रयोग विविध भागों के अंतर संबंधों, अंतर संयोजन और अंतर निर्भरता जैसे पहलुओं के संदर्भ में किया गया है कि जो समूह आपस में रह रहा है उसमें उनके संबंध कैसे हैं आपस में। अंतर संबंध का मतलब हो गया कि समूहों के आपस में संबंध। अंतर संयोजन यानी कि उनका आपस में संयोजन कैसा है और वो एक दूसरे पर कैसे आश्रित हैं या फिर निर्भर हैं, इन पहलुओं पर विचार किया जाता है। तो लगभग सभी समाज में आप देखेंगे कि कुछ समूह और समुदाय होंगे और वो एक जैसे भाग बनते हैं, लेकिन जो समूह और समुदाय होते हैं उनकी प्रकृति और विशेषताएं हर समाज में अलग अलग होती हैं। ठीक है, भारतीय ग्राम का समाज आप देखेंगे तो अलग होगा, चाइना का देख लें तो अलग होगा, यूरोप के ग्राम अलग होंगे, ब्राज़ील के ग्राम अलग होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय ग्रामों में जाति व्यवस्था के बिना परिकल्पना नहीं कर सकते हैं आप समाज की। मतलब ग्रामीण भारत का मतलब भारतीय ग्रामीण समाज है उसमें जाति व्यवस्था को आप हटा दें तो उसके बिना एक समाज बनने की या फिर समाज के रूप में कार्य किए जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो मूलाधार है। वो कैसे अभी आगे सब डिस्कस करेंगे। लेकिन चाइना के ग्रामों में आप नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना ग्राम में अलग सिस्टम चलता है। तो क्या चाइना के ग्रामों में क्या समुदाय नहीं है? नहीं, समुदाय है वहां पर। क्या भारत के ग्रामों में समुदाय नहीं है? समुदाय है। तो समुदाय हर जगह होता है, लेकिन समुदाय की विशेषताएं अलग अलग हो जाती हैं, यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। समाज की सभी इकाइयों को समाज को चलाने में विशेष योगदान देने की वजह से महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज का जो समुदाय होता है उसके जो छोटे समुदाय होते हैं, फिर जो डियाड होते हैं, या फिर एक व्यक्ति भी होता है, उसका समाज में विशेष योगदान हो सकता है। तो सोशोलॉजिस्ट के अनुसार अगर भारतीय ग्राम के संदर्भ में देखें, भारतीय ग्राम को परिभाषित करने में आबादी, भौतिक संरचना और यहाँ के उत्पादन के तरीकों को समझना जरूरी होता है जब हम भारतीय ग्राम के समाज को समझना चाहते हैं अगर तो। ठीक है, और ये भी माना है सोशोलॉजिस्ट ने कि भारतीय
सामाजिक संरचना को विविध जातियों के अंतर संबंधों के रूप में अच्छे से समझा जा सकता है, यानी कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप यहाँ की जाति व्यवस्था को समझ गए तो शहरों में इसी वजह से जाति व्यवस्था अब उतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम्स है वो सोफिस्टिकेटेड है। इसके बारे में हम पहले वाले मतलब दूसरे नंबर के तीसरे नंबर के वीडियो में बात कर चुके हैं कि शहरों की विशेषताएं क्या है, ग्रामों की विशेषताएं क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि जाति व्यवस्था क्यों कमजोर पड़ गई है शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रबल क्यों है। ठीक है, जाति की संकल्पना पर आ जाते हैं। जाति की संकल्पना पर पहले भी वैसे विचार कर चुके हैं, यहाँ पर फैक्ट बेस्ड बातें करेंगे। जैसे जाति भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है। अभी हमने आपको बताया था क्या है, परिवार है और जाति है, लेकिन अगर प्रमुख या फिर मुख्य सामाजिक संस्था की बात आई तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन भारतीय ग्रामों में जाति है। इसे जात या जैत या जात अलग अलग जगहों पर कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा गठबंधन है जो नातेदारी और विवाह जैसी रस्मों से एक दूसरे से बंध जाते हैं और किसी निश्चित व्यवसाय पर इनका आधिपत्य होता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि मतलब जाति का जो आधार है वो क्या है? क्या जाति का आधार जो है श्रम विभाजन है? क्या व्यवसाय है? नहीं। जाति का आधार जो है भारत में या फिर प्राचीन भारत में पूछ लें कि जाति का आधार क्या था, तो वो जन्म है। उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। काफी लोगों की डिमांड थी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए जाएं, साथ ही साथ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ये पूरा बस समझते जाइए, ध्यान सुनते जाइए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बारीकियां समझ लेंगे। इस प्रकार अन्य जाति समूहों को अपनी विशिष्ट सेवाएं और विशिष्ट उत्पाद प्रदान करते हैं। तो मतलब ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि एक जाति कोई विशेष काम जब कर रही है तो लेकिन उसको जो चीज़ें चाहिए वो विशेष नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई किसान है तो सिर्फ अनाज खा करके उसका पूरा जीवन नहीं चल सकता, उसको पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। ठीक है, अगर वो घर बना रहा है तो उसको दूसरे कुछ एक्सपर्टाइज भी चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसान मजदूर भी हो, किसान रंगरेज भी हो, किसान जो है कपड़े भी सिल लेता हो, किसान जो है फर्नीचर बना लेता हो। ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता है, सबको सब कुछ नहीं आता है। हाँ, कुछ जो लोग हैं वो विशिष्ट कार्य भी करते हैं, किसी को लोहार काम भी आता है, किसी को बढ़ाई का काम भी आता है, किसी को बाल काटने भी आ सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता है। तो यही है कि अन्य जाति समूह को अपनी विशिष्ट सेवाएं और अपने विशिष्ट उत्पाद प्रदान करते हैं। तो मतलब ये आत्मनिर्भरता वाली चीज़ यहाँ पे हो ही नहीं सकती। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में आपको कई बार रटवाया है कि भारत के ग्राम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन गांधी जी के अनुसार हैं। अगर हम यहाँ पर सोशोलॉजी के टर्म्स में और प्रैक्टिकलिटी में देखें तो भारत के ग्राम आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था है वहाँ पर। क्योंकि एक जाति का व्यक्ति एक ही जैसा काम कर सकता है और वंशानुगत वही सिस्टम चला आता है, तो एक दूसरे पर निर्भर तो होना ही होना पड़ेगा। कृषक को बढ़ई के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, बढ़ई को कृषक के ऊपर, कृषक को नाई के ऊपर, नाई को निर्भर होना होगा दोनों के ऊपर, क्योंकि इन सभी का पेशा अलग अलग है और एक दूसरे के पेशे को अपना भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सोशोलॉजी के टर्म्स में लेकर के सोचेंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में कई गाँवों का स्वरूप बदल गया है, उनको शहरी सुविधाओं से जोड़ दिया गया है, उनको शहरी लाभ दिए जा रहे हैं और काफ़ी सारी स्कीम्स उनके वेलफेयर के लिए चल रही हैं और ग्रामों को परिवर्तित किया जा रहा है एक एडवांस्ड रूप में। ठीक है, जो भी खामियां रही होंगी पुरानी जाति व्यवस्था वगैरह में, उनको दरकिनार करके एक कह सकते हैं ग्लोबल विलेज की अवधारणा जो है जन्म ले रही है, स्मार्ट विलेज की अवधारणा आ रही है। वो सब चीज़ों को हम अलग से पढ़ेंगे स्कीम वाले सेक्शन में। अभी जो ये चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इसको आप थोड़े पुराने संदर्भ में ही देखें, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछा जाएगा। इसके बाद हेरल गोल्ड ने क्या कहा है कि जाति भारत के ग्रामों में खासकर एक अधिकार रूपी संघ है। एक अधिकार का शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि एक ही जाति के लोग एक जैसा पेशा या धंधा अपनाते थे। ठीक है, जो किसान होता था वो किसानी करता था, रंगरेज होता था वो कपड़े रंगता था, जो नाई होता था वो बाल काटता था, जो बढ़ई होता था कुर्सियां बनाता था। ठीक है, कोई विशिष्ट प्रौद्योगिकी और कौशल का समावेश नहीं होता। अब यही वो बात आती है कि शहरों में जाति व्यवस्था क्यों कमजोर है, क्योंकि शहरों में कोई भी आप काम करेंगे उसमें विशिष्ट प्रौद्योगिकी और कौशल का समावेश होना जरूरी है। भले ही वो काम कितने ही सरलतम स्तर का क्यों ना हो, आपको मुंह से बताने से नहीं होगा, आपको अपनी एक्सपर्टीज दिखानी होगी किसी सर्टिफिकेट के माध्यम से, किसी डिप्लोमा के माध्यम से, तभी शहर में आपको कोई रोजगार देगा। लेकिन गांव की संरचना अलग है। गांव में किसान का बेटा किसान बन ही जाता है, ऐसा माना जाता है, वो जनरली बन भी जाता था। ठीक है, तो बिना किसी श्रम के ऐसे धंधों को अपनाना बेहद आसान होता था। और जैसे संदेश वाहक और ढोल बजाने वाली जाति के लोग थे, इनमें कोई जो है विशेष एक्सपर्टीज़ की नहीं जरूरत थी। अपने माता पिता को लोग देख रहे हैं, पिता को खासकर, कि वो क्या पेशा अपना रहे हैं, तो उसी को देखते देखते वो लोग भी अपनाने लगते थे। लेकिन ये बात जाननी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में या फिर मध्यकालीन भारत में अंग्रेजों के आने से पहले तक आप जान लें कि जाति व्यवस्था बहुत ही रिजिड थी। अब धीरे धीरे इसको जो है डिसॉल्व किया जा रहा है, जो उसमें खामियां थी उसको हटाया जा रहा है, अगर कोई अच्छाइयाँ थी तो उसको रहने दिया जा रहा है। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि मध्यकालीन भारत के अंत में अंग्रेजों के आने से पहले तक कोई भी व्यक्ति दूसरी जाति के धंधे को अपनाने का प्रयास नहीं करता था। अगर कोई किसान है तो ये नहीं देखता था कि बढ़ई में ज़्यादा पैसा है तो बढ़ई बन जाए, वो ऐसा नहीं करता था। ठीक है, परंपरा से बंधे हुए लोग होते थे और कई बार जो लोग ऐसा करने का प्रयास करते थे उनको रोका भी जाता था। ठीक है, तो अपेक्षाकृत अधिक आसान या कम विशेषता वाला ही क्यों ना हो, ज़्यादा पैसे देने वाला व्यवसाय क्यों ना हो, अपनी जाति के बंधन को तोड़कर कोई व्यक्ति दूसरे का व्यवसाय नहीं अपना सकता था। ठीक है, जाति की विचारधारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की योग्यता का आधार उसकी जाति के लिए निर्धारित कर्तव्यों का यथासंभव सत्यनिष्ठा या पूर्ण ईमानदारी से पालन करना होता था। यहाँ पर है की जगह था मानिएगा। ठीक,
जाति की विचारधारा जब जन्म से ही आधारित है। कोई किसान का बेटा अगर जन्मा है किसान के घर, तो चाहे उसको कितना भी अच्छा चित्रकारी करना आता हो, पहले के ज़माने में बात हो रही है, तो वो चित्रकार नहीं उसको बनने देते थे। यहाँ पर उसका काम था कि जिस कुल में उसने जन्म लिया है, अगर वो किसान का पुत्र बना है तो उसको किसान ही करना पड़ेगा, अगर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। ठीक है। गाँव की राजनीतिक व्यवस्था अन्य जातियों के व्यवसाय को अपनाने के मामले में सख्ती से निपटती थी। मतलब ऐसा नहीं करने दिया जाता था कि कोई जाति का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जाति से जुड़ा व्यवसाय अपना ले। हाँ, कालांतर में ऐसा लोगों ने किया, और अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पर कोई निम्न जाति के व्यक्ति ने उच्च जाति वाले के काम को अपनाया, उच्च जाति वाले व्यक्ति ने निम्न जाति वाले व्यक्ति के स्वभावों को, उसकी दिनचर्या को, उसके काम को अपनाया और अपने आप को परिवर्तित करने का काम किया। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता था, और जब हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के आने से पहले। तो जाति से जुड़ा व्यवसाय ही जाति को पहचान प्रदान करता था। कभी कभी व्यवसायिक धंधों के नाम पर ही जाति को नाम दिया जाता था। हमारा जो लेखपाल का पेड क्विज ग्रुप चल रहा है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जिससे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। भारत में ग्रामों में प्रमुख सामाजिक संस्था क्या थी? तो इसका आंसर आप जाति लगाएंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने गलती की है। भारत में ग्रामों में प्रमुख सामाजिक संस्था की अगर बात करें तो जाति है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि भारत के ग्रामों में जो बुनियादी सामाजिक संस्था है वो संयुक्त परिवार है, तब यहाँ पे सही होता। ठीक है। तो ये एक महीने अंतर ध्यान रखना जरूरी था। इसके बाद पूछा है कि प्रचलित जाति व्यवस्था में जाति का निर्धारण किस आधार पर होता था? तो हमने आपको बताया कि आधार जो है वो जन्म था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इसमें। फिर इसके बाद जाति का नामकरण किस आधार पर होता था? तो जाति का नामकरण होता था व्यवसाय के आधार पर। ठीक है। तो जातियों में जो व्यवसाय होते थे वो पैतृक होते थे, या फिर हम कह सकते हैं वंशानुगत होते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वही व्यक्ति, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यक्ति के जो आने वाले वंशज होते थे, इसी प्रकार उसी व्यवसाय को अपनाए रहते थे जो उसकी जाति व्यवस्था में निर्धारित किया गया है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं मामले को। जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते थे। ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं, ये तो कई जगह आज भी प्रचलित है। तो अपनी जाति के भीतर विवाह करते थे, लेकिन आमतौर पर निजी गांव से बाहर करते थे। तो मतलब एक जाति अगर रह रही है, अगर मान लीजिए कुम्हार लोग हैं, वो किसी गांव में रह रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि पास के गाँव में कुम्हार जाति है, तो वहाँ जाकर वो विवाह कर लेते थे। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गाँव एक बहिर्जातीय कारक है, जबकि जाति एक सजातीय कारक है। ठीक। किसी समय कुछ उच्च जातियों के समुदायों, जैसे कि बंगाल के रड़ही जाति के ब्राह्मणों और गुजरात के पाटीदार जैसी कुछ जातियों के पुरुषों को अपनी निजी जाति से पत्नी चुनने के अलावा निम्न जातियों से भी पत्नी चुनने का विशेषाधिकार प्राप्त था। तो हमने कहा कि कुछ रेयर एक्सेप्शंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। पुरुष जो है निम्न जाति की महिलाओं से विवाह कर सकते थे कुछ जातियों में, जैसे गुजरात के पाटीदार और बंगाल के रड़ही ब्राह्मण। ठीक है। तो इस प्रकार के विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा भी होगा, अनुलोम विवाह है ये। ठीक है। और इसके विपरीत जहाँ उच्च स्तर की महिलाओं को निम्न स्तर के पुरुषों से विवाह करने का अधिकार होता है, वहाँ के क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। हिंदू विधि पुस्तक जो है मनुस्मृति, इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्राचीन हिंदू परंपरा प्रतिलोम विवाह की नहीं बल्कि अनुलोम विवाह की अनुमति प्रदान करती है। तो अनुलोम विवाह जो है अच्छा माना जाता है, प्रतिलोम विवाह अच्छा नहीं माना जाता है। जैसा कि हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया कि जाति का निर्धारण उसके जन्म से होता है, सैद्धांतिक रूप से उसे नहीं बदल सकते थे। कुछ जगह ऐसे घटनाएं देखी गई थी जहाँ पर लोगों ने इसका बदलने का प्रयास किया था अंग्रेजों के आने के बाद, और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही थी कुछ जातियाँ। ठीक है। अब अपनी जाति की संस्कृति और कर्तव्यों का पालन करते हुए जीना मनुष्य का परम धर्म पहले माना जाता था। जो ऐसा नहीं करता था उसको दंड के प्रावधान थे। वो सब चीज़ें आप देखते हैं, और कई बार कुरीतियाँ भी इससे जुड़ी हुई सामने आती हैं। खाप पंचायत वगैरह जो है इसी का आप कह सकते हैं सूत्रपात है, जहाँ पर जन्म आधारित जाति व्यवस्था पर बहुत रिजिडिटी होती है। ठीक है। कई लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको मानने को जब तैयार नहीं होते हैं, तो इस तरीके की बातें सामने आया करती थी, अभी भी आती हैं कभी कभी, 2022 में भी। तो M.N. श्रीनिवास ने एक बार अपने वर्क्स में लिखा है कि हिंदू धर्म का संरचनात्मक आधार जाति व्यवस्था, यानी कि स्ट्रक्चरल जो बेस है हिंदू धर्म का, हिंदू रिलीजन का, वो जाति व्यवस्था ही है। तो ग्रामों में जाति की कुछ और विशेषताएं दी हुई हैं, जैसे कि एक ही जाति के सदस्य इकट्ठे रहते थे हैमलेट के तौर पर। उनकी एक छोटी सी बस्ती होती थी, उनको उन्हीं की जाति के नाम पर नाम दे दिया जाता था, जैसे धोबी पाड़ा हो गया, और उसके बाद रायकों की ढांडी हो गई। और प्रत्येक जाति की अपनी जीवन शैली होती थी, उनका एक अपना पहनावा होता था, घरों की बनावट एक तरह की होती थी, सोच शैली एक तरीके की, स्थानीय बोली, इवन देवी देवता भी कभी कभी उनकी अलग होती थी, रस्में अलग होती थी, किस्से कहानियाँ अलग होते थे। जाति के सदस्य एक ही क्षेत्र से के एक से अधिक गाँव में बसे होते थे और वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। हमने आपको बताया प्रत्येक जाति की पहले अपनी पंचायत भी होती थी, जिसके सदस्य उसी जाति के आसपास के गांवों में बसे होते थे। ठीक है। तो जाति के सदस्यों के बीच अगर कोई झगड़ा विवाद होता था तो पंचायत ही निर्धारित करती थी, और वही चीज़ें, वही कस्टम्स वो फॉलो करते थे, या फिर वही रूल वो फॉलो करते थे जो उनकी विशेषताएं होती थी। अगर कोई जाति के नियमों से बाहर जाकर के आचरण करना चाहता था तो उसको नहीं करने दिया जाता था। राजनीतिक उद्देश्यों, सामाजिक नियंत्रण और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए गाँव के सदस्य अपनी ही जाति के अन्य ग्रामों में बसे सदस्यों पर निर्भर होते थे। यानी कि एक जाति का सदस्य है, वो भले ही कई ग्राम पास करके जाना पड़े, वो अपनी जाति में विवाह संबंध करता था। ऐसे संबंधों के परिणाम स्वरूप विविध ग्रामों में एक ही जाति के बसे हुए लोगों में एकजुटता बढ़ती हुई प्रतीत होती थी। इस एकजुटता को श्रीनिवास क्या कहते हैं? समष्टि एकता।
तो यहाँ पर दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि ये सारी जातियाँ, मतलब सारे पेशेवर जातियाँ एक ही जगह नहीं रहती थी। एक ही गांव में आपको सारे उद्योग धंधे करने वाली अलग अलग जातियाँ नहीं मिलती थी। कहीं पर हो सकता है कि बढ़ई ना हो किसी गांव में, ठीक है, कहीं पर हो सकता है लोहार ना हो किसी गांव में, तो एक दूसरे की जातियों की सेवाओं पर निर्भर होते थे। और यहाँ पर ग्राम बाजार जो लगता था, कोई हफ्ते में एक दिन या फिर 15 दिन में एक दिन निर्धारित किया जाता था पहले, कि एक बाजार लगता था, एक जो ट्रांजिशन पॉइंट होता था वहाँ पर एक बाजार लगता था और कई कारीगर जातियाँ आती थी, विशिष्ट उत्पाद जो जातियाँ बनाती हैं वो आती थी और सभी लोग जो है उनसे अपने सामान खरीद लेते थे। और जब तक रुपये का सिस्टम प्रिवेलेंट नहीं हुआ था तो ये बार्टर सिस्टम पर, यानी वस्तु विनिमय के आधार पर सौदा होता था। मतलब कि अगर किसी को बर्तन अपने बनवाने हैं, बर्तन पर नक्काशी करवानी है, तो किसान अपना अनाज लेकर के जाता था और कारीगर उनके बर्तनों पर नक्काशी कर देता था अनाज के बदले। अब वो रेट जो है वहाँ पर बाजार में ही तय किया जाता था कि कितने अनाज के बदले कितने बर्तनों पर रंगाई पुताई या फिर जो भी नक्काशी करना है वो होगी। तो अब तक जाति की संकल्पना पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब जाति वर्ग में क्या जो यहाँ पर अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, और सोपान क्रम यानी कि जो हायरार्की बनती थी मध्यकालीन भारत के अंतिम चरणों में, वो कैसे बनती थी, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर भारत में इस तरह की प्रथाएं थीं। जैसे हमने पढ़ा है कि भारतीय ग्राम में सामाजिक संगठन का मूलभूत सिद्धांत था। लिविस ड्यूमो ने अपने एक वर्क होमो हायरार्किस में कहा है कि जातियों को शुचिता और दुष्टता के सिद्धांतों के आधार पर सोपान क्रम में व्यवस्थित करते थे, ठीक है। इसी प्रकार से जाति व्यवस्था को एक विशिष्टता का दर्जा मिलता था। जाति व्यवस्था भारत के ग्रामों में खास करके इसीलिए विशिष्ट है क्योंकि ये सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर पर आधारित नहीं थी। शुचिता और दूषिता के ये जो अवधारणा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब अब तो नहीं इतनी प्रिवेलेंट है लेकिन महत्वपूर्ण होती थी, और इसी वजह से भारत के ग्रामों की जाति व्यवस्था थोड़ी सी यूनिक है। तो अभी तक हमने देखा कि विशिष्ट जाति विशिष्ट पेशा अपनाती थी और उसे बदलने नहीं दिया जाता था। तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है अनुष्ठान। अनुष्ठानिक रूप से सर्वाधिक ऊंचे दर्जे की जाति को शुद्धतम माना जाता था पहले, और इसी प्रकार सोपान क्रम में ऊपर से नीचे की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो शुचिता धीरे धीरे कम होती जाएगी, दूषिता बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब वर्ण सिस्टम जिन लोगों ने पढ़ा है थोड़ा भी, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या बात हो रही है, कि अगर हम ऊंची जाति या ऊंचे वर्ण के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पुरोहित वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है, नीचे हम जाते जा रहे हैं, क्षत्रिय आ गए, वैश्य आ गए, इनके अंतर्गत जातियाँ आ गई, फिर जो है शूद्र आ गए, शूद्र जिनको कहा जाता था पहले, अब हरिजन कहते हैं। तो शुचिता जो है वो घटती जाती थी, दूषिता बढ़ती जाती थी। ऐसा मानते हैं कि पुरोहित जो है उसमें शुचिता सबसे ज़्यादा है, दूषिता बिल्कुल ही न्यून है, ऐसा मानते थे। भले ही पुरोहित ने जो भी कुछ किया हो, उसके आचरण या उसके जो उसका जो नैतिक जीवन था, उसकी विशेषताओं को उसमें नहीं काउंट करते थे। वो उसका सिर्फ जन्म से पुरोहित होना ही इस बात का कारण था कि वो उसमें शुचिता का जो स्तर है वो अच्छा माना जाता था और दूषिता का स्तर निम्न माना जाता था। शूद्र चाहे जितने भी अच्छे आचरण कर ले, हर हाल में उसे दूषिता का वाहक माना जाता था, ठीक है। और जब तक अनटचेबिलिटी वाली चीज़ें नहीं बैन की गई कड़ाई से भारत में, तब तक आपने सुने होंगे केसेस इस तरीके से आते थे कि नीचे वर्ण क्रम में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अनटचेबल माना जाता था और उसे दूषिता का स्थायी वाहक माना जाता था, कि अगर निचले वर्ण क्रम के व्यक्ति ने किसी चीज़ को टच कर लिया तो वो दूषित हो गई, इस तरीके से मानते थे, जो कि बहुत बड़ी कुप्रथा थी। इस पर रोक लगना जरूरी था। हालांकि निगेटिव एस्पेक्ट में सही एक बहुत बड़ी विशेषता थी भारत की जाति व्यवस्था की, कि यहाँ पर शुचिता और दूषिता जैसी चीज़ों की अवधारणा थी, और ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड थी। मतलब कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में मासिक धर्म से शुद्धिकरण के अनुष्ठान थे, मृत्यु जन्म द्वारा उत्पन्न दूषिताओं का वर्णन था, उनके अनुष्ठान करके उनको दूर कर सकते थे। अगर किसी की डेथ हो गई किसी घर में तो वो दूषित हो जाता था स्थान, फिर उसमें कुछ अनुष्ठान करने पड़ते थे और फिर कुछ दिन बाद शुद्धता अचीव कर ली जाती थी। लेकिन किसी भी अनुष्ठान में स्थायी दूषिता जो कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत मानी जाती थी, उसको दूर करने का कोई अनुष्ठान नहीं था, ठीक है। जाति व्यवस्था में जीवन शैलियों को क्रमबद्ध किया जाता है, ये हमने आपको बताया कि अलग अलग शैलियाँ होती थी। भारत में जिन जिन जगहों पर, जिन जिन स्थानों पर, क्षेत्रों में, और जहाँ जहाँ पर जिस काल में जाति व्यवस्था रिजिड रही है या फिर जहाँ पर इसकी अवधारणा मजबूत रही है, वहाँ पर राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण को भी आधार नहीं माना गया सोपान क्रम का, और ना ही अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था में जो पोजीशन थी जिन लोगों की, उसको आधार माना गया, जाति व्यवस्था को आधार माना गया। जैसे आर्थिक तथ्यों पर आधारित वर्गीकरण को वर्ग व्यवस्था कहते हैं। भारत में कई जगह पर वर्ग व्यवस्था भी प्रिवेलेंट रही है, कि जिसके पास जो संसाधनों पर अधिकार है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास अर्थ है, जिसका आर्थिक पक्ष मजबूत है, उसको जो है सोपान क्रम में ऊपर रखा जाता था। दूसरी तरफ कहीं कहीं पर राजनीतिक सत्ता जिसके हाथ में थी उसको उच्च क्रम में माना जाता था, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर, खासकर साउथ इंडिया में देखते हैं हम, प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में भी, कि कई जगह पर सिर्फ पुरोहित को पुरोहित होने की वजह से सत्ता में भी ऊंचा स्थान दिया जाता था, और आर्थिक दृष्टि से भी उनकी मजबूत पकड़ होती थी, सिर्फ जन्म से पुरोहित या ब्राह्मण होने के आधार पर, ठीक है। तो प्राचीन भारत में और खास करके साउथ इंडिया में वर्ग व्यवस्था और सत्ता में जो स्थान होता था वो जाति से निम्न माना जाता था, कि अगर सत्ता में भी उच्च स्थान अगर कोई रख रहा है किसी भी कारण से, लेकिन वो जाति व्यवस्था के अंतर्गत निम्न है, तो उसको निम्न ही माना जाता था समाज में, तत्कालीन समाज में। ब्राह्मण चाहे निर्धन भी हो, जाति सोपान क्रम में उसका दर्जा सबसे ऊंचा होता था और अन्य जातियों से उसे असीमित सम्मान मिलता था। और कई बार ऐसा देखा गया है कि उसे सम्मान जो है
करवाना नहीं पड़ता था खुद का, उसे बाध्य नहीं करना पड़ता था लोगों को, लोग खुद ही करते थे, क्योंकि जाति व्यवस्था की अवधारणा बहुत मजबूत थी कहीं कहीं पर। प्राचीन काल में क्षत्रिय राजाओं को सर्वशक्तिमान माना जाता था, लेकिन पुरोहित जो है अनुष्ठानों से के माध्यम से कानूनी रूप से उन्हें शासक का दर्जा प्रदान करते थे। हम पाएंगे कि वैश्य जाति के लोग जो माने जाते थे, जो विविध उद्योग धंधे संभालते थे और जो है काफ़ी अच्छा जिनकी आर्थिक स्थिति होती थी, जिनके पास संपत्ति होती थी, भूमि होती थी, लेकिन फिर भी वो पुरोहित और क्षत्रिय वर्ग से निम्न माने जाते थे। और जब जो आखिरी क्रम में पढ़ते थे शूद्र, उनको तीनों उच्च जातियों की सेवाएं करनी पड़ती थी और उनसे ऑड जॉब्स करवाए जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो है प्रिवेलेंट थी और सोशोलॉजिस्ट ने इसको माना भी है। अच्छा, कहीं कहीं पर पाया गया है कि यह अवधारणा उतनी मजबूत नहीं थी और किसी भी वर्ण के लोगों को, किसी भी जाति के लोगों को उनके कह सकते हैं सत्ता में उनके स्थान के आधार पर या फिर भूमि पर उनका कितना अधिकार है, इस आधार पर उनको अच्छी सामाजिक स्थिति प्राप्त थी। लेकिन खासकर साउथ इंडिया में यहाँ पर देखते हैं दक्षिण भारत की कुल आबादी लगभग 4% संख्या वाले ब्राह्मण वर्ग के पास कुल भूमि का लगभग 98% भाग तक देखा गया है। ठीक है, जो सोशोलॉजिस्ट जैसे आंद्रे बिते और कैथलीन गफ ने अपने अध्ययन में पाया है कहीं कहीं पर साउथ इंडिया में कि 4% कुल संख्या होती थी, यानी अल्पसंख्यक के तरीके वहाँ पर पुरोहित वर्ग था, लेकिन उनके पास जो कुल भूमि थी जो गांव की, वो कितनी थी? 98%। लेकिन धार्मिक मनाही के तहत वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे अपने ही खेतों में, तो ये भी एक बात थी, वो दूसरा वर्ग करता था। तो ब्राह्मण जो अपने अलग आवास में रहते थे उनको अग्रहारम कहा जाता था। ये थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट भी हो सकता है, यहाँ पूछ लें। और राजनीतिक सत्ता पर भी नियंत्रण पुरोहित वर्ग का माना जाता था। तो ब्राह्मण होने का अर्थ केवल जाति में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त करना भी था और सत्ता के सोपान क्रम में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना था। रॉबर्ट डॉल ने इसे संचयी असमानता का नाम दिया, जहां पर सिर्फ जन्म के आधार पर किसी को सत्ता क्रम में भी और कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति भी में भी उसे मजबूती या फिर कह सकते हैं बड़ा दर्जा प्रदान किया जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत के ब्राह्मण गांवों को स्थानीय भाषा में अग्रवड़ई कहते थे। ये एक फैक्ट ध्यान रख सकते हैं आप। निसंदेह सभी ग्रामों ने दक्षिण भारत के ग्रामों की प्रतिरूपी विशेषताओं का अनुसरण नहीं किया, यानी कि जो दक्षिण भारत में होता था कि सिर्फ और सिर्फ जाति व्यवस्था के आधार पर सोपान क्रम में रखा जाता था लोगों को, सामाजिक स्थिति उनकी निर्धारित होती थी, ऐसा हर जगह नहीं देखा गया। जैसे कहाँ कहाँ पर जैसे देखा है कि मैसूर के गांव रामपुर का अध्ययन करने पर एम.एन. श्रीनिवास ने बताया कि वहाँ पर भूस्वामी मुख्य रूप से किसान थे, वो कलिगास जाति से आते थे और सत्ता क्रम में उनका स्थान ऊंचा था, ब्राह्मणों से भी ऊंचा था। उत्तर भारत में मुख्य रूप से भूस्वामित्व पहले भी और आज भी जाटों के हाथ में पाया गया है। ठीक है, पुरोहित वर्ग के हाथों में भूस्वामित्व नहीं होता था और उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी जाटों की। तो ऐसे मामलों में आर्थिक स्तरीकरण श्रेणी क्रम के अन्य सिद्धांतों से स्वायत्त भी पाया गया है कई जगह पर, जैसे उत्तर भारत में हमने देखा, मैसूर में देखा। तो राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करने का काम केवल पुरोहित का नहीं था, ये ऐसा सिर्फ साउथ इंडिया में देखा गया था। तो ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था में किसी वर्ग का किसी जाति का स्थान नीचा है, लेकिन जो सत्ता का क्रम है या फिर जो भूस्वामित्व है उनके पास अच्छा खासा है, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, तो इसको डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी नाम दिया गया है। तो दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण प्रधान ग्राम होते थे उनको अग्रवड़ई बोलते थे, और कुछ गैर ब्राह्मण प्रधान जो गांव होते थे नॉर्थ इंडिया में उनको पंडरा वड़ई बोलते थे। ये आप ध्यान रख सकते हैं। 2 फैक्ट आगे हम लोग करेंगे 5th पार्ट।